सबसे पहले तो नमस्ते, है ना। एक्सपेक्टेड है कि आप सभी लोगों ने पिछली बार का तो देखा ही होगा, है ना। वेक्टर के क्वेश्चन तो पिछली बार हम लोगों ने डिस्कस करे थे, नैतिक, है ना। तो 3D के क्वेश्चंस करेंगे अब। अभी तो प्लान ये है कि आ, पहले चीजों को एक बार थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन करते चलें। बीच बीच में हम लोग एओडी के क्वेश्चन सबके मैं बकायदा पीपीटीज वगैरह सब पीछे पीछे लगवाऊंगा, डोंट वरी। एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसे बीच के अंदर नहीं छोड़ेंगे, है ना। डोंट वरी, ये सब पैरेलली प्लान्ड है ये सब। रेडी? तो पिछली बार हमारा ये इस पे क्वेश्चन हो गया था। थैंक यू शीतल। अच्छा, अगला टाइटल पे आते हैं। नेक्स्ट टाइटल इज इवेंट। ठीक है, इवेंट। इवेंट क्या चीज है? पूरे टोटल सबसेट में से, पूरा टोटल सैंपल स्पेस में से किसी एक सबसेट का होना इज एन इवेंट। ठीक है ना। तो याद रखना, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज इवेंट। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट, है ना। हाँ, करवाऊंगा, 12th के अंदर करवाऊंगा। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, बड़े ध्यान से सोचना। एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, जैसे सैंपल स्पेस फॉर डाइस। अगर मेरे से कोई पूछे डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या है, तो मेरा जवाब होगा 1 2 3 4 5 6, दिस इज माई सैंपल स्पेस। ठीक है ना। एंड कमिंग इवन नंबर ऑन डाइस। ठीक है, कमिंग इवन नंबर ऑन डाइस। ठीक है, इवन नंबर डाइस पे आना मतलब 2 4 6। ठीक है, का आना इज एन इवेंट। इसका आना एक इवेंट है। ये सैंपल स्पेस है, ये इवेंट है। अब ये इसका एक भाग ही तो है, तो हम यही तो बोलेंगे सबसेट ऑफ द टोटल सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, अगले पे आते हैं। ठीक है, याद रखना बस, मतलब इवेंट डिफाइन करते समय पे सबसेट का पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सबसेट पता नहीं था। ठीक है ना। हाँ, मतलब डिफाइन करते समय हमेशा सबसेट पता होना चाहिए। मतलब और ये भी कंफर्म है कि इवेंट विल ऑलवेज कम विद इन सैंपल स्पेस, है ना। इवेंट विल कम और डिफाइन विद इन सैंपल स्पेस। ये हमेशा सैंपल स्पेस में होगा। हालांकि इतना ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस पे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अगला, टाइप्स ऑफ इवेंट। टाइप्स ऑफ इवेंट। पहला, इम्पॉसिबल इवेंट। ऑब्वियस ही बात है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, क्योंकि वो होगा ही नहीं। ठीक है ना। तो बिल्कुल सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, एन इवेंट हुज अकरेंस इज नॉट पॉसिबल। एन इवेंट हुज अकरेंस इज नॉट पॉसिबल। जिसका होना हमारे को पता है, कंफर्म है कि होगा ही नहीं। ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो हो गया इम्पॉसिबल इवेंट।
नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, ठीक है, एन इवेंट whose occurrence is sure। ये बताया आपने ऐसी चीजें लिखा हो तो आप सोचो क्या मुझे कितना बुरा लगता होगा कि ऐसी यूं ही हो जाएगा, यही यूं ही हो जाएगा, यूं ही, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जिसका होना पक्का है, ठीक है ना, ठीक है, जैसे हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज 1, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1, ऑब्वियसली, है ना। जैसे मतलब सिक्के की उस साल पे हेड टेल का आना, ठीक है ना, हेड और टेल ऑन टॉस ऑफ अ कॉइन। और इसके सिवा क्या आ सकता है, हो ही सकता है, ठीक है, ये तो श्योर है, श्योर, ठीक है। ठीक है, अगले पे बात करते हैं, नेक्स्ट पे, है ना। नेक्स्ट इज एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, पॉइंट नंबर 3, ये बिल्कुल भी काम का नहीं है, मैं आपको फिर बोल दूं, आप ये मत समझना बहुत काम की चीज चल रही है, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, एन इवेंट whose sample space is singleton set, singleton set, ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है, लाइक प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है, ऑन डाइस इज एन एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट, क्या आपको पता है कि डाइस पर अगर इवन प्राइम नंबर की बात करी जाए तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, या उसका सेट क्या होगा, उसका सेट इज 2, एक ही तो बंदा आएगा और तो कुछ आएगा ही नहीं। हाँ, एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट, ठीक है, ऐसा। तो मेरा जानने क्या है, ये भी अपने को पता होगा, पता होगा, पता होगा, पता होगा, पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये काम का है, इसका नाम है इक्वी प्रोबेबल इवेंट। इक्वी प्रोबेबल इवेंट, ठीक है ना, इक्वी प्रोबेबल इवेंट। टू इवेंट्स, है ना, अगर बाय द वे टू इवेंट्स आर equiprobable if chance of their occurring is same, ठीक है, इज सेम। जैसे मेरे से कोई एग्जांपल पूछेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल ऑन टॉस ऑफ ए कॉइन, टॉस ऑफ ए कॉइन इज इक्विप्रोबेबल, ठीक है। अरे भाई सिक्का उछाला तो सिक्का उछालने पर तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों की चांसेस एकदम बराबर है, ठीक है ना, तो वो दोनों इक्विप्रोबेबल कहलाएंगे, ठीक है। सेकेंड, फाइंडिंग एनी नंबर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऑन थ्रो ऑफ ए डाइस, डाइस
इज इक्वी प्रोबेबल। ठीक है, अरे भाई हमने कुछ भी अगर बाय द वे, नहीं ये सप्रतिबंधित प्रायिकता नहीं है। इक्वी प्रोबेबल का मतलब हो जाएगा समप्रायिक, समप्रायिक जिसकी दोनों तरफ से प्रायिकता बराबर है। ठीक है, अब मैं सिर्फ लिख रहा हूं, आप मेरी राइटिंग देख के भी समझ सकते हैं, इसमें मेरा लिखने में उतना एंजॉयमेंट नहीं रहता ना, है ना, तो ये तो है ही बराबर। ठीक है, हाँ अब मैं थोड़ा अलग हटके लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में, क्वेश्चन है गेटिंग ऑड नंबर एंड गेटिंग, ठीक है, प्राइम नंबर। ठीक है, गेटिंग प्राइम नंबर ऑन थ्रो ऑफ अ डाइस इज इक्वी प्रोबेबल। क्या ये इक्वी प्रोबेबल है? तो जवाब होगा कि पहले एक मिनट सोचने दो कि अगर बाय द वे पहले इवेंट की अगर मैं A1 कहता हूं तो ऑड नंबर का आना कैसे होता है, या तो 1 आ जाए या 3 आ जाए या 5 आ जाए। ठीक है ना, अब किसी ने कहा प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5। भाई डाइस में 1 2 3 4 5 6 होता है, उसमें 3 ही प्राइम नंबर है, 2 3 5। ऑड नंबर कौन से? 1 3 5। इसमें कितने एलिमेंट है? 3। कितने में से? 6 में से। इसमें कितने एलिमेंट है? 3। कितने में से? 6 में से। तो इसका और इसका दोनों का ही प्रोबेबिलिटी बराबर है, 3 आउट ऑफ 6, 3 आउट ऑफ 6। क्या प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है? 10th में इतना तो समझा है हमने कि ये 3 आउट ऑफ 6, ये 3 आउट ऑफ 6, इसका मतलब दोनों के चांसेस हाफ हाफ, तो दोनों इक्वी प्रोबेबल हो गए। ठीक है ना, तो कहने मतलब ये कि अगर किसी ने इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करी तो दैट इज 3/6, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करी दैट इज ऑल्सो 3/6। हमने 10th में इतना सुन रखा है भाई, ऐसा अपने इतना आश्चर्य की चीज है ही नहीं, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, माने दोनों इक्वी प्रोबेबल। तो हम बोलेंगे यस बोथ आर इक्वी प्रोबेबल, बोथ आर इक्वी प्रोबेबल। ठीक है, दोनों के दोनों बराबर प्रोबेबिलिटी के हैं भाई, है ना, ऐसे दोनों की प्रोबेबिलिटी एकदम सेम है, बोथ हैव इक्वल चांसेस। यस एग्जैक्टली, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज बहुत काम का, बहुत काम का, सब बहुत काम, ये बहुत काम का, इधर मैं डबल स्टार लगा रहा हूं मतलब बहुत काम का है। दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है ना, इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, मैं इसका हिंदी में नाम भूल गया हूं। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, जब कोई दो इवेंट इस तरह से हो कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है ना, तो याद रखना A and B are said to be mutually exclusive event if A common B is equal to 5। कुछ भी कॉमन ना हो, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से इस बात को समझते चलना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना, बिल्कुल अलग होना, कुछ भी मिक्स में नहीं होगा, उन दोनों में कुछ भी मिक्स नहीं होगा, सब टोटल अलग अलग होगा। हाँ ध्यान से समझना इसको। ठीक है, जैसे अगर बाय द वे देखा जाए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन बना लेता हूं। ठीक है, गेटिंग इवन नंबर एंड गेटिंग ऑड नंबर ऑन डाइस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? अच्छा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वी प्रोबेबल, एंड इक्वी प्रोबेबल। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और इक्वी प्रोबेबल भी है? तो मेरे दिमाग में आएगा इवन नंबर, इवन नंबर का अगर अपने सेट पता करा तो इवन नंबर के सेट में आएगा 2 4 6, सही है ना। और ऑड नंबर के सेट में कौन कौन सा आएगा? 1 3 5, सही बात है। क्या 1 3 5 और 2 4 6 में कुछ भी कॉमन है? क्या इवन और ऑड में कुछ भी कॉमन है? क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है?
नथिंग कॉमन। सही है, कुछ भी कॉमन नहीं है सर। हाँ, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब सीधी बात है, कुछ भी इवन और ऑड वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब दोनों का पाई। ये टोटल अगर ये पूरी 1 2 3 4 5 6 की दुनिया है तो 1 3 5 इसमें बैठ रहे हैं भैया जाकर के, 2 4 6 यहां अलग जाके बैठ रहे हैं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर देखा जाए तो ये, अगर इसकी बात की जाए तो हम ये बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्योरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या सर इक्वी प्रोबेबल है? हाँ, इसकी प्रायिकता, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो दैट इज 3/6। इसकी प्रोबेबिलिटी की बात की जाए, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो 3/6, 3 आउट ऑफ 6। ठीक है, तो देने का देखा जाए तो इक्वी प्रोबेबल है, बिल्कुल है इक्वी प्रोबेबल। ठीक है ना, नेक्स्ट पे आ जाता हूं जल्दी से उड़ते हुए। अच्छा, अब किसी ने एक क्वेश्चन पूछा कि गेटिंग, ठीक है ना, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर, ठीक है, ऑन डाइस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तो मेरे दिमाग में ऑड का मतलब क्या क्या होता है दोस्त? 1 3 5। सही है, और प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है? 2 3 5। क्या ये दोनों में कुछ भी कॉमन है? वेन डायग्राम में बताओ। ये अगर देखा जाए 1 3 5, ये ना भाई 1 3 5 ऐसा, और आपको पता होना चाहिए 2 3 5। क्या 3 5 दोनों में कॉमन नहीं है? गौर से देखिए, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है? है कॉमन, और कॉमन पार्ट आया। ठीक है, जैसे आपने कहा कि नहीं साहब इसमें तो कॉमन पार्ट आया, और कॉमन पार्ट आते बना कर दो कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाँ, थोड़ा बहुत पीएनसी की जरूरत पड़ेगी, वो मैं आपको पैरेलली सिखाता चलूंगा, और नहीं तो आप उस चीज के बारे में उस पीएनसी के खत्म उसी लेक्चर में जाकर के पढ़ लेना। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गया। अब आते हैं तीसरी, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था 3 4 बहुत इंपॉर्टेंट है ना? नहीं नहीं नहीं, इसको परस्पर अनन नहीं कहते, इसको कुछ और कहते हैं, इसको कुछ और कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला अगला कहता है, ठीक है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा नहीं, चौथा पांचवा छठा। ठीक है, नेक्स्ट इज 6। ठीक है, 6 छठा पॉइंट क्या कहता है? छठा पॉइंट कहता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये ऐसे शब्द है ना जिनका बहुत यूज होगा, और आपने अगर शुरू से ही कमजोरी छोड़ी तो बाद में ये बड़ा बन जाएगा। और इतनी बकवास चीज का बड़ा बनना मतलब बहुत शर्मिंदगी की बात हो जाएगी। नहीं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव माने निवारक नहीं। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज है? एग्जॉस्टिव इवेंट इज एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, इवेंट when set of event या set of events, when set of events, when इसमें भी एक छोटा सा एक वर्ड और डाल दे तो शायद थोड़ी परफेक्ट इंग्लिश हो जाएगी। when union of set of events, ठीक है, gives sample space। सैंपल स्पेस क्या मतलब? आपके जितनी भी इवेंट्स है ना, जितनी भी इवेंट उसने गाई है क्वेश्चन के दौरान, जितनी भी वो क्वेश्चन के दौरान गाता है, ठीक है, वो सब जोड़ के अगर वापस सैंपल स्पेस बन जाए तो तुरंत समझ जाना कि अब दोनों इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं या सारी इवेंट्स एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अभी मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि गेटिंग ऑड नंबर, ठीक है ना, और ठीक है, एंड गेटिंग इवन नंबर इज एग्जॉस्टिव। क्या ये एग्जॉस्टिव है? ठीक है, तो हमारे दिमाग में आएगा कि इवन नंबर क्या दे रहा है? 2 4 6, सही है, और ऑड नंबर क्या दे रहा है? 1 3 5। जरा दोनों का यूनियन करना, यूनियन कॉमन नहीं लेना मेरे दोस्त, यूनियन करो तो आपको पता लगेगा सब जुड़ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। और क्या यही पूरे डाइस का सैंपल स्पेस नहीं होता क्या? हाँ, यही तो होता है। डाइस में आता क्या है? दिस इज कंप्लीट सैंपल स्पेस इज इक्वल टू सैंपल स्पेस ऑफ डाइस। ठीक है,
तो जब भी कोई भी 2 इवेंट, 4 इवेंट, 10 इवेंट, 20 इवेंट, एन इवेंट्स जुड़ करके, यूनियन करके फाइनली हमें पूरा सैंपल स्पेस दे दे, तो तुरंत समझ जाना सारी एग्जॉस्टिव हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब यस, बोथ आर एग्जॉस्टिव। अब मैं बोल रहा हूं, वर्ड यूज कर रहा हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वी प्रोबेबल। सोचना बैठ करके, यहां तक की बात तो समझ में आ गई। अच्छा, एग्जॉस्टिव मतलब सब मिला करके, सब जोड़ जाड़ करके फाइनली। अच्छा, जैसे वेन डायग्राम में बताता हूं, जैसे सपोज करो देयर आर एक इवेंट, एक ये S1 है, ये दूसरा S2 है, ये तीसरा S3 है, एक इवेंट है S4, ये इवेंट जो है S5 है, और ये इवेंट S6 है। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो वापस मुझे पूरा वेन डायग्राम मिलता है, तो मैं कहूंगा कि हां, ये S1, S2, S3, S4, S5, S6 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, क्योंकि S1 यूनियन S2 यूनियन S3 यूनियन S4 यूनियन S5 यूनियन S6 मिलकर के मुझे पूरा सैंपल स्पेस दे रहे हैं। इसीलिए S1, S2, S3, S4, S5, S6 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ऐसे समझना, ये सब एग्जॉस्टिव है। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट पे बढ़े, अगले पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है x belongs to -1/2, 1/2 is exhaustive event if x square -1 is less than 0? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर अपन ने ये वाली बात समझी तो कहानी में चलते हैं जल्दी से, फटाफट से। क्या आप में से किसी के दिमाग में ये बात आई है कि कहानी को अगर आप ध्यान से देखें तो क्या ये अपने आप में एग्जॉस्टिव है या नहीं है? ठीक है, तो देखिए साहब, ये एग्जॉस्टिव है कि नहीं है, इस पर सोचना है। क्या आप में से किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि x² -1 इज लेस देन 0, ये दिया गया है? और अगर ये दिया गया है तो आपको ये भी पता होगा, इसको क्रैक करने पर x -1 x+1 इज लेस देन 0 होगा। पहला फंक्शन की ओर है, x अपनी वैल्यूज 1 और -1 के बीच में। अगर आपने -1 से 1 तक पूरी रेंज खोल दी इसकी, समझ रहा, तो आप बताओ आपका x -हाफ से हाफ में घूम रहा है। क्वेश्चन तो इस पे है ना, तो -हाफ तो यहीं रह जाएगा ना, और प्लस का हाफ यहां रह जाएगा ना। तो क्या -हाफ से +हाफ ने पूरा -1 से 1 नाप दिया? क्या पूरा नप गया या रह गया? बीच का कोई एक्स्ट्रा कॉर्नर तो नहीं रह गया -हाफ से हाफ के दौरान? क्या लगता है? नहीं, ये वाले में पूरा है, तो ये पूरा नहीं है, इधर रह गया, उधर देखा जाए उधर रह गया। तो कहने का मतलब ये कि द गिवन सेट x belongs to -हाफ, हाफ इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव माने कुछ बचे ही नहीं एक्स्ट्रा, नॉट एग्जॉस्टिव फॉर x² -1 लेस देन 0। एग्जॉस्टिव नहीं है ये। ठीक है, तो जवाब होगा कि ये एग्जॉस्टिव है? नहीं है साहब एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव होता तो कुछ भी नहीं छोड़ता, इधर से उधर तक सब नाप गया, सारा एग्जॉस्ट कर गया, सारा पूरा -1 से 1 तक पूरा एग्जॉस्ट कर गया। ध्यान से समझे आप, -हाफ से हाफ पूरा एग्जॉस्ट कर रहा है क्या? नहीं, नहीं कर रहा, बाकी इधर उधर छोड़ रहा है, एग्जॉस्ट नहीं कर पाया पूरा। अगर पूरा सेट एग्जॉस्ट कर जाता तो काम बन जाता, एग्जॉस्ट कर गया। याद है ना, मतलब इतना साधारण शब्द यूज कर रहा हूं, एग्जॉस्ट कर गया, पूरा एग्जॉस्ट नहीं ऐसा। ओके,
नेक्स्ट टाइटल पे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइटल इज एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। रेडी, इस पे बात करें। अगर एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो बिल्कुल एकदम एक्सियोमेटिक है, नाम भी शास्त्रीय है। ठीक है, तो अपन प्रॉपर एकदम किताबों वाली फील्ड में चलेंगे। ठीक है, इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, इफ ए एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन, ठीक है ना, एन mutually exclusive and mutually exclusive, equally likely, ठीक है, and exhaustive events, ठीक है, out of which m events are in favor of event A, ठीक है, event A, then probability of occurrence of event A, then probability of occurrence of event A, ठीक है ना, is PA is equal to favorable event, ठीक है ना, फेवरेबल इवेंट या फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ठीक है, बिल्कुल जैसा बुक्स लिख रही हैं वैसा वैसा लिख रहा हूं, अपॉन में टोटल केसेस। ठीक है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ठीक है, ये है काम की चीज, बहुत ही ज्यादा, ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, अच्छा, हाँ अब देखो पहली चीज जो सबसे पहले आनी चाहिए थी ना, हाँ एग्जॉस्टिव का मतलब पूरा खा गया। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरी बात, अब बच्चों ने पूछी पहली काम की चीज कि सर ये इक्वली लाइकली का मतलब इक्वी प्रोबेबल है क्या? एग्जैक्टली इसका दूसरा नाम है, इक्वी प्रोबेबल का दूसरा नाम है इक्वली लाइकली। एग्जैक्टली, बहुत सही बात सुना। ठीक है, अच्छा। अब दूसरी बात सुनो। अब दूसरी बात, क्या सर मैं ऐसा सोच सकता हूं कि आप मुझे जो कहना चाह रहे हो वो ये कि फेवरेबल केस तो m है और टोटल केस n है, तो m/n आंसर हो जाएगा। एग्जैक्टली, क्यों नहीं? तो P इज इक्वल टू में फेवरेबल m आउट ऑफ टोटल n। प्रोबेबिलिटी है क्या चीज? ये बस इतना सिंपल सा फंडामेंटल है, बाकी तो ये सब तो आपको पता है, ज्ञान ही ज्ञान है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं जिनको ये ज्ञान पता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, अगला। ठीक है, अच्छा, एक काम की बात। ठीक है ना, सो आई कैन से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू में m/n। ठीक है, वेयर, अब यहां पे एक और चीज सीखने की है। रिमार्क नंबर 1, पहला रिमार्क, m फेवरेबल केस। m क्या चीज है? फेवरेबल केस। फेवरेबल केस ज्यादा से ज्यादा n तक जा सकते हैं, टोटल केसेस बन सकते हैं। सारे ही केस फेवरेबल थे। अगर बाय द वे वो इक्वल आ जाए, m बराबर n हो जाए, तो हम समझ जाएंगे सारे केस फेवरेबल थे। नीचे से नीचे 0 तक जा सकते हैं। जिस दिन m 0 हो गया उस दिन फेवरेबल केस 0 हो गए, माने कोई भी केस फेवरेबल हुआ ही नहीं। माने फेवरेबल केस अपनी लेंथ कहां से कहां तक लेंगे? 0 से लेकर के टोटल केस तक लेंगे, माने 0 से n तक लेंगे। तो पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये बन गई। अब दूसरी चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपका m 0 से यहां तक है, तो जैसे ही आप m में n का भाग लगाओगे ये 1 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो आप जानते हो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ a है, ये 1 बन जाएगा और 0 बन जाएगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इन बिटवीन 0 to 1। क्या ये बात समझ में आई? माने किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी नीचे से नीचे 0, ज्यादा से ज्यादा 1 होती है। तो ये बहुत काम की चीज नंबर 2 आ गई। ठीक है,
ये बहुत काम की चीज नंबर 1 हो गई। तो दो तीन चीजें लाइन के अंदर ऐसी होती है ना, जो छोटे से बड़े तक हमारे को हर चीज समझाती है। राइट है। अच्छा, अब तीसरी बात, ठीक है, इफ एम इज फेवरेबल केस, अगर मान लीजिए एम जो है वो फेवरेबल केस है, तो टोटल केस तो एन है। टोटल केस कितने, एन है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने एन में से एम घटा दिया, भाई टोटल केस कितने हैं, एन है, उसमें से एम फेवरेबल है, तो बाकी बचे हुए क्या है, नॉन फेवरेबल। बाकी बचे हुए क्या है, नॉन फेवरेबल। तो इसका मतलब एन माइनस एम क्या चीज हो गए, नॉन फेवरेबल केस। क्या आपको ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी होने की अगर ए है, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ऊपर ऐसे बार लगा दें, पी ए बार, ठीक है, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ ए कहलाएगी, नॉट हैपनिंग ऑफ ए। अगर पी ए के होने की प्रोबेबिलिटी है तो पी ए बार नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर किसी ने पी ए बार लिख दिया तो पी ए बार का मतलब तो सर नॉन फेवरेबल होगा ना, क्योंकि ए तो होना नहीं है। तो पिछली बार पी ए का मतलब अगर फेवरेबल अपॉन टोटल था, तो इस बार नॉन फेवरेबल अपॉन टोटल होगा। हाँ, नॉन फेवरेबल अपॉन टोटल होगा। तो सर ये तो एन माइनस एम बाई एन होगा ना। हाँ, और सर अगर ऐसा हो गया तो ये तो 1 - m/n होगा ना। हाँ, और अगर सर ऐसा हो गया तो 1 - सर ये तो पीए है ना। हाँ, तो इसीलिए हम समझ गए कि पीए बार का मतलब, इसीलिए हम समझ गए कि पीए बार का मतलब 1 - पीए होगा। ठीक है, और ये भी एक और डब्बा तैयार है। अच्छा, ये ये भी एक तरीका है कई बार प्रोबेबिलिटी को निकालने का। ठीक है। अच्छा, इन अनदर वर्ड आई कैन से लाइक दिस ऑल्सो कि पी ए प्लस पी ए बार इज इक्वल टू 1। आई एक्सपेक्ट कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो ऐसे ही समझ जाओगे आप। हाँ 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 हाँ। तो हर क्वेश्चन को करने के दो तरीके होंगे, एक तो सीधा, ठीक है, एक रास्ते से सोचा जाए, या फिर उसका उल्टा। ठीक है ना। ठीक है, तो याद रखना हम हर चीज को सोचेंगे दो रास्ते लेके चलेंगे, एक सीधा ए के रास्ते से और एक उल्टा ए बार के रास्ते से। ठीक है ना। हाँ, ये हमेशा याद रखना, एक हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड सोचते हुए चलेंगे, हम नहीं करेंगे मतलब। ठीक है, फिर भी। अच्छा, अब काम की बात नंबर 5, पांचवी बात। ठीक है, अगली बहुत ही काम की चीज। ठीक है, अगली काम की चीज का नाम है ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। ठीक है, मोस्ट नॉर्मल बट इंपॉर्टेंट। ठीक है। ठीक है, अगले के ऊपर बात करते हैं, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट। ठीक है, ऑड्स इन फेवर क्या चीज है, ये एक्चुअल में क्या है, जुआरियों का, सट्टेबाजों का एक शब्द है। ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है, ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है नॉन फेवरेबल में फेवरेबल का होना, नॉन फेवरेबल में, ठीक है, नॉन फेवरेबल में फेवरेबल का होना। ठीक है, और ऑड अगेंस्ट का मतलब होता है, ठीक है, ठीक है, फेवरेबल में नॉन फेवरेबल का होना, फेवरेबल में नॉन फेवरेबल का होना। ठीक है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आसान बात करता हूं, आसान बात।
कल को कोई पूछे ऑड्स इन फेवर क्या है, ऑड्स इन फेवर क्या है, अक्सर आप टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में देखेंगे तो वो मैचेस के लिए ऑड्स इन फेवर कि कल बरसात होने के चांसेस, कल के टेस्ट के जीतने के चांसेस, तो वो अक्सर अपनी हेडलाइंस में ये वर्ड यूज करते हैं, ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया मतलब कितने चांसेस हैं कि, मतलब ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया मतलब कितने चांसेस हैं कि इतने में से इतने चांस इंडिया की जीत के हैं। ठीक है ना, जैसे वो लिखते हैं कि अगर ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडिया 3:5, इसका मतलब नहीं होने के चांस, नहीं जीतने के चांस 5 हैं और जीतने के चांस 3 है, जीतने के चांस 3 है और नहीं जीतने के चांसेस 5 है और टोटल चांस 8 हो गए। तो अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 3/8, हारने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 5/8 एक्सपेक्टेड है। आप मेरी बात समझ गए। तो अगर बाय द वे ऑड्स इन फेवरेबल की बात करी जाए, है ना, तो ऑड्स इन फेवरेबल का मतलब होता है मतलब अगर ऑड्स इन फेवरेबल नहीं होने में होना, क्या बोला मैंने, नहीं होना, नहीं होने में होना, नहीं होने में होना इज ऑड्स इन फेवरेबल, और होने में नहीं होना ऑड्स अगेंस्ट। ठीक है, अब देखो इतना मत याद रखना, आप मेरे तरीके से सोचना है ना, ठीक है, आप तो बस ऐसे याद रखना। ठीक है, अच्छा इसका मतलब आप में से कई बच्चे समझ गए, फेवरेबल मतलब एम, नॉन फेवरेबल मतलब n-m, तो ऑड्स इन फेवर। अच्छा अगर किसी ने बोला ऑड्स अगेंस्ट, तो ऑड्स अगेंस्ट का मतलब हो जाएगा नॉन फेवरेबल अपॉन फेवरेबल। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा n-m/m, n-m/m, सही है ऐसे। अच्छा अब जैसे किसी ने बोला, मैंने जैसा वर्ड बोला ना कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इंडियाज विन आर 3:5। ठीक है, implies chance of India win is 3 and chance of India's loss is 5। ठीक है, आप ये बात समझते चलना, मेरा ज्यादा ख्याल है शायद आप में से कई बच्चे धीरे धीरे क्लिक कर जाएंगे कि अच्छा इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अच्छा अब कई बच्चों को तो इससे मतलब ही नहीं, भाड़ में जाना, अपने को सर क्या करना, आप तो क्वेश्चन का मैटर बताओ, आप तो क्वेश्चन में क्या समझ के चल रहे हैं। तो पहली चीज तो बेटा ये समझना, दूसरी चीज ये समझना, और तीसरी चीज अपने दोस्त ये समझनी है कि जैसे तेरे को किसी ने ऑड्स इन फेवर बोला, ऑड्स इन फेवर बोला, तो तेरे को पता है फेवर ऊपर आ जाएगा और नॉन फेवर नीचे चला जाएगा, चला जाएगा। अब इनके नीचे एक छोटा सा काम कर, इसके नीचे एन का भाग लगा दे, इसके नीचे भी एन का भाग लगा दे। जैसे ही एन का भाग लगाएगा तो ये m/n तेरे को पीए दे देगा, ठीक है ना, और ये आप तेरे को पीए बार दे देगा। तो पीए अपॉन पीए बार इज ऑड्स इन फेवर। ठीक है, अब समझ जाएंगे अपन कि ऑड्स अगेंस्ट, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, पीए बार अपॉन पीए। ठीक है, ये है काम की चीज नंबर 2, ये है काम की चीज नंबर 1। ठीक है, ऐसे आज से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, तो आज तो अच्छा, आज चालू हो गया क्या वर्ल्ड कप? किसका वर्ल्ड कप चालू हो गया? क्रिकेट वर्ल्ड कप चालू हो गया है? कौन सा वाला? वनडे, वनडे का वर्ल्ड कप चालू हो गया? कहां पे चालू है? लो यार, लो भाई, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है ना? हाँ, ये इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। हाँ, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, मैंने तो बस सिर्फ इतना सा जाना है कि 1983 के वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया जीती थी, जिसके नाम से एक मूवी बनाई गई 1983 के नाम से, 1983 बनी होगी शायद, आई थिंक, है ना? नहीं, और उस समय पर इंडिया का जो भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसको
है ना, एक सिंपल टिकट तक नहीं दी गई थी लॉर्ड्स की, ठीक है ना। और उस टाइम पे डिसाइड हुआ था कि अगला वर्ल्ड कप फिर हम यहीं करवा लेंगे, ठीक है ना। और उसमें, ठीक है ना, ये जो राजनेता जिनको गालियां देते हैं ना, उसी आदमी ने उनकी मदद करी थी, जिसका नाम था अंबानी, धीरू भाई अंबानी। और जो 1987 में जो अगला वर्ल्ड कप हुआ था ना, जिस कंट्री के मिनिस्टर को टिकट नहीं दी गई हो, उस कंट्री में ही वर्ल्ड कप करवा लिया उस आदमी ने, ये उसकी हैसियत थी, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और उस वर्ल्ड कप का नाम उन्होंने रखा था रिलायंस वर्ल्ड कप, ठीक है। अच्छा, अब जरा समझ सकते हैं, है ना, तो आप यहां से समझ के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए बहुत ध्यान से एक एक चीज को समझते चलना है। इफ अ डाइस इज थ्रोन, इफ अ डाइस इज थ्रोन, ठीक है, देन फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, क्वेश्चन मार्क, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, ठीक है। ये अपने पास कोई भी पढ़ा है क्या, पुराना वाला लेक्चर? हाँ पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, डबलेट का मतलब होता है ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, दिस इज डबलेट, ठीक है ना। तो आप में से सभी लोगों को पता होना चाहिए डबलेट क्या चीज है। तो डबलेट का मतलब टोटल हमारे पास में कितने केसेस है, 6। तो मैं वापस यहां लिख देता हूं 1 1 2 2 3 3, ठीक है ना, 4 4 5 5, यार ये गलत कर रहा हूं मैं, 6 6, है ना। अगर देखा जाए तो दिस इज टोटल केसेस 6 आउट ऑफ 36, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/6, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज 1/6, ठीक है। मैं ये गलत कर रहा था कि मैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है ना, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ठीक है। अगले वाले में 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, अगले वाले के अंदर 5 1 5 2 5 3, ठीक है ना, 5 4 5 5 5 6, एंड लास्ट वन इज 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ऐसा लिख लेते हैं ना, पहले सबसे पहले लिख के रख देते हैं। अब ये क्वेश्चन के दौरान आता रहेगा ना, बार बार पीछे नहीं देखना अपने को, ठीक है, इतनी देर लगनी थी बस मेरे को। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, अब यहां पे हमसे एक गलती हुई है क्वेश्चन के अंदर, इफ टू डाइसेस, है ना, दूसरी गलती यहां हो रही है, ठीक है। इफ 2 डाइसेस आर थ्रोन, ठीक है। अब सही कर देते हैं क्वेश्चन को। प्रोबेबिलिटी, ये मेरे को स्ट्राइक भी सेकंड क्वेश्चन से करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3 इज इक्वल टू, अब यहां सोचते हैं, देखो सोचने का एक सीधा रास्ता तो क्या है, ठीक है, ये क्या है शुभांशु, ठीक है। हाँ, अगर देखा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, ठीक है, सम को समझना, सम 3 चाहिए, सम 3 यहां से मिल रहा है और यहां से मिल रहा है, और तो कोई कहीं से मिल नहीं रहा, तो 3 आउट ऑफ 36, ठीक है। अच्छा, 2 सॉरी 2 आप सही बोले, 2/36, है ना। हाँ, सी अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू 4, हाँ भाई 4 ही है ना अगला क्वेश्चन, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू 4, 4 कितनी जगह आ रहा है, एक तो यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, और एक 2 पे आ रहा है, सही ना भाई। मैं लिख भी देता हूं ये बात को, कहां कहां आ रहा है, एक तो 1 2 पे आ रहा है, ना 1 3 पे आ रहा है, 1 3 पे आ रहा है, और 3 1 पे आ रहा है, और 2 2 पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 जगह पर आ रहा है, तो 3 आउट ऑफ 36, सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, 5 कितनी जगह आ रहा है,
पांच पांच पांच, 4 जगह आ रहा है पक्का, सही है। तो मैं कितना लिख दूं, 4/36 कर दूं। अच्छा, छठा क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू 6, 5/36 लिख दूं क्या, पक्का, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 पे। अगर किसी ने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू 7, सोच लेना, देखो मैं लिखता जा रहा हूं 6/36, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज इक्वल टू 8, बोलो 8, 8 गिनो, अब 8 गिनो, 8, 8 में 5 या 6, सोच ले। 8 कहां से मिल रहा है, 8 यहां से तो कहीं से नहीं मिल रहा, 8 यहां मिल रहा है एक तो, 2,6, एक 6,2 पे 2, और 4,4 पे, और 3,5 पर, एक 5,3 पर, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, पक्की बात है। तो 5/36 कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अगला समझ गए होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9, 4/36 कर दो पक्का। अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 10, हाँ भाई 10 वाले लोग कितने, 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 11, कितना, 2/36 पक्का। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 12, 1/36 पक्का। ये अपने इसलिए लिख दिया, ठीक है, मेरा ज्यादा ख्याल है मैंने इसलिए लिख दिया ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि देखिए अगर आप क्रम से देख रहे हैं तो शायद आपको कुछ फील आ गया होगा कि इनमें है सर कुछ ऐसा, मतलब एक रिदम है, रिदम दिख गया है ना, एक रिदम हो गया। आई थिंक मेरा ज्यादा ख्याल कोई भी सोच सकता है ना। अगर बाय द वे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम को अगर मैं एक्स कहता हूं, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम को एक्स कहता हूं, अब वो कितना भी हो सम, 4 हो 5 हो 15 हो जो भी हो, ठीक है ना। अगर सम 1 आ रहा है, कितना सम कितना आ रहा है 1, तो आपको सम 1 अगर आ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, क्योंकि दो के फेंकने पर, दो डाइसेस के फेंकने पर सम 1 आ ही नहीं सकता। सोच के देखो आप, दो डाइसेस पे फेंकने पर मिनिमम सम 2 आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब हमारा अगला क्वेश्चन, अगर सम आपका 2 से लेकर के और 7 तक कुछ भी आ रहा है, कितना 2 से लेकर के, सम जो है वो 2 से 7 तक कुछ भी आ रहा है, तो आपका आंसर हमेशा x - 1/36 है। सोचो क्या बोला मैंने, सोचा आपने। अगर आपका सम, अगर आपका सम, अगर आपका सम 8 से लेकर के और 12 तक कुछ भी है, तब आपका आंसर हमेशा 13 - x/36 होगा। क्या मेरी बात समझे आप, क्या मेरी बात समझे आप। तो याद रखना, कभी कभार वो आपको ऐसी जगह उलझा लेगा जो मैंने लिख दी है, जिसको हम आसान शब्दों में ढूंढ सकते हैं। तो जैसे ही आपके दिमाग में आया ना 9, तो आपको पता 9 माने तीसरी लाइन, 13 में से 9 कम कर दो, 4/36 आंसर हो गया। किसी ने पूछा सम 11, 13 - 11/36 माने 2/36 हो गया। ऐसे खेलो, समझे, ऐसे। आई थिंक ये वाली बात पकड़ में आ जाएगी आपको। बहुत छोटी पर काम की चीज है ना। ऐसे देखें तो कितनी बोरिंग है ना, लेकिन चटाक से एकदम से सीन बदलती है, सीन बदल देती है, ठीक है। हाँ, अच्छा नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, अब यहां अगले क्वेश्चन में मैं जान करके एक प्रोबेबिलिटी पीएनसी का क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। सेवन कलर्ड बॉक्सेस with 7 colored balls are given। ये बॉक्स 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बॉक्सेस हैं, 7 बॉल हैं, ठीक है। ठीक है, आई थिंक आपको दिख गया होगा, विबग्योर, ठीक है। 7 colored boxes and 7 colored balls are given। one ball one ball can be put in one box। सही है।
फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो, ठीक है, नो बॉल is going in box of same color, ठीक है। क्या चांसेस हैं कि कोई भी बॉल अपने ही कलर के बॉक्सेस में जा ही नहीं रही है, अपने कलर के बॉक्सेस में जा ही नहीं रही है, ठीक है। हाँ, मतलब जा रही है बॉल लेकिन अपने वी में नहीं जा रहा, आई में नहीं जा रहा। क्या तरीका लगाया जाए कि हमारा काम बन जाए, ठीक है। अब यहां पर छोटी छोटी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। यहां से चालू होता है पहला गेम, फर्स्ट गेम यहां से स्टार्ट होता है। और फर्स्ट गेम क्या है, आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के लिए पहली दौड़ लगानी चाहिए सैंपल स्पेस गिनने की। अगर आप सैंपल स्पेस गिन गए तो आपको आना चालू हो गया। तो सबसे पहली दौड़ चालू होती है सैंपल स्पेस। तो पहली चीज ध्यान रखना, सैंपल स्पेस, ठीक है। अब सबसे पहले आप नंबर ऑफ सैंपल स्पेस गिने। ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, मतलब ये कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, हमारे पास बॉल कितनी है, आप बोलोगे 7, बॉक्स कितने, 7 बॉक्स में 7 बॉल कितने तरीके से जा सकती है। तो याद रखना 7 बॉल 7 बॉक्स में फैक्टोरियल 7 तरीके से जा सकती है। कितने तरीके से, फैक्टोरियल 7 तरीके से जा सकती है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 7 गेंदों को 7 बॉक्सेस में रखने के टोटल तरीके फैक्टोरियल 7 होंगे, ठीक है ना। पहले कैसे, वो भी सीन भी बता देता हूं। इस बॉक्स में कितनी गेंदें जा सकती हैं, 7, तो इसमें कितनी आ गई, 7। फिर माने इनटू, इसमें भर दिया आपने, 7 में से कोई एक तो चुन के भरोगे, भर दी, भरने के बाद अब आपके पास कितनी गेंदें रहेगी, 6। इस बॉक्स में कितनी गेंदें जा सकती है, 6 में से कोई एक, है ना, 6 में से कोई एक माने 6C1। तो अगर फिर अगले पे चले, अब ये 2 भर गए, गेंदें कितनी, 5, तो इसमें कितनी गेंदें रह गई, 5। तो 5 में से कोई एक चुन के भर दोगे, इसमें 4 में से कोई एक, इसमें 3 में से कोई एक चुन के, इसमें 2 में से, इसमें से 1 में से। तो फाइनली ये क्या लिखा है, फैक्टोरियल 7। तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल चांसेस, कितने तरीके से मैं इन गेंदों को भर सकता हूं, फैक्टोरियल 7। अच्छा, अब दूसरी बात आती है फेवरेबल केस। फेवरेबल केस क्या है, तो सेकंड इज फेवरेबल केस। फेवरेबल केस हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में चाहिए कि कोई भी गेंद अपने एक्चुअल बॉक्स में नहीं जाए, अपने कलर वाले बॉक्स में ना जाए। इसे बोलते हैं डी अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, डी अरेंजमेंट ऑफ 7 बॉल्स। हम टोटल कबाड़ा करने वाले हैं। डी अरेंजमेंट का आसान हिंदी में शब्द होता है टोटल कबाड़ा। कोई भी गेंद अपने कलर के डब्बे में गई ही नहीं, टोटल गड़बड़ हुआ है, टोटल गड़बड़। तो डी अरेंजमेंट ऑफ 7 को लिखते हैं D7 बेटा, इतने D7। अब D7 का एक फार्मूला होता है, D7, D5, D6 सबका एक फार्मूला क्या है, फैक्टोरियल 7 से शुरू करें, माइनस में फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 1 लिखें, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 लिखें, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 3 लिखें, सही है। फिर फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस में फैक्टोरियल 7 बाई, ओ मैं उल्टा चला गया, ठीक है। यहां पे कितना, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 4 लिखें, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 5 लिखें, फिर फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 6 लिखें और माइनस में फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 7 लिखें। ये टोटल डी अरेंजमेंट है, फार्मूला है सिंपल, ठीक है। सिंपल 11th का फार्मूला है। इस माने से आपको याद रहेगा कि अच्छा ये था कुछ। अब आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इज इक्वल टू, में इसमें से फैक्टोरियल 7 को कॉमन ले लेना, ठीक है ना। अगर आप वैसे जानते हो तो समझदारी से देख लोगे, फैक्टोरियल 7 के कॉमन लेते ही आपको ये दोनों कटते हुए दिख जाएंगे। यहां से आंसर आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल 4, 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 और यहां से आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 अपॉन नीचे कितना, फैक्टोरियल 7। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अभी क्या बताया मैंने, डी अरेंजमेंट का क्या मतलब था बेटा, टोटल गड़बड़, टोटल गड़बड़, ठीक है ना। हाँ, ये काम आएगा जब मैं पीएनसी पढ़ाऊंगा, तो मैं इस बारे में और बताऊंगा, ठीक है। अभी आप लिख देना पीएनसी लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो जहां पे भी पीएनसी का लास्ट लेक्चर मेरा मिल जाए वहां पे देख लेना, उसमें टोटल मैंने इसको समझाया हुआ है।
ठीक है, देखो मैं शुरू शुरू में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिनमें पीएनसी का थोड़ा यूज होगा, फिर धीरे धीरे हमारे को बाद में पता चलेगा इस पीएनसी का यूज होना ही बंद हो गया। लास्ट में पता चलेगा मजाक चल रहा था, मजाक चल रहा था, पीएनसी था ही नहीं। हम बेवकूफ बन गए थे, हमको लगा पीएनसी है, पहले 2-3 क्वेश्चन मैं डर के भाग गया। नहीं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब मैंने एक बार बोल दिया कि पीएनसी का ज्यादा यूज नहीं है, तो पीएनसी का सचमुच ज्यादा यूज नहीं हुआ। लेकिन मैं शुरू शुरू में ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें आपको पीएनसी दिखेगा, है ना, शुरू शुरू में। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसी का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ balls when exactly 4 balls will go in their own colored box। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपकी पीएनसी बहुतों की सुधर जाएगी, बिलीव मी, सिर्फ सुनो आप। अब ये मैं इसको बी इवेंट कह रहा हूं, टोटल सैंपल स्पेस फैक्टोरियल 7 है। सीधा खेलना, एक पत्ते पे खेलना सीख जाओगे, बस बार बार घर पे बैठ के लिखना। ठीक है, कि सर ने कैसे सोचा था। हमको ये कह रहा है कि 4 गेंदे तो अपने डब्बों में जाएं, 3 गड़बड़ हो जाए। 4 गेंदे तो अपने डब्बों में जाएं, अपने सही डब्बों में जाएं। मेरी बात सुनने में आ रही है? 4 गेंदे तो अपने सही डब्बों में जाएं। हमारे पास टोटल कितनी गेंदे हैं? 7। तो पहले हम 7 में से कोई 4 चुनेंगे, 7 में से कोई 4 चुनेंगे, है ना, कि ये अपने डब्बों में जाएंगी। अब 7 में से कोई 4 चुन ली, उनको अपने डब्बे में रखने के तरीके उनको उनके डब्बे में रखने का एक ही तरीका, रख दो। बात समझ में आई? 7 चुनो, 7 में से 4 चुनो, उनको अपने डब्बे में रखने का तरीका एक। अब रह गई 3 गेंदें, और वो तीनों गेंदें गलत डब्बों में जानी चाहिए। गलत डब्बों में जाने का मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ 3। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? आई थिंक ये वाली बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट ऑफ 3 गलत डब्बों की बात हो रही है ना, तो 7C4 को तो 7C4 ही लिख रहा हूं, इंटू में रीअरेंजमेंट ऑफ 3। हालांकि हमारा ये फार्मूला 3 या 3 से बड़े के लिए, लेकिन मैंने भी कभी 3 पे ट्राई नहीं किया, ट्राई कर लेता हूं। फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस में फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस में फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3, ये अपॉन में फैक्टोरियल 7। ठीक है, अपने को इसको पूरा सॉल्व करना ही नहीं है, बस सिर्फ मैं चेक कर लेता हूं कि आंसर सही आ रहा है क्या। ये दोनों तो कट गए, फैक्टोरियल 3 कॉमन आ गया, यहां से बचेगा 1/2, यहां से बचेगा 1। सही है? ओ ओ ओ ओ ओ, ये तो आंसर नेगेटिव आ रहा है सर। नहीं, ये तो नेगेटिव आ गया ना। नहीं, नेगेटिव नहीं है, ऐसे नेगेटिव थोड़ी ना है। पता है मैं क्या गड़बड़ कर गया था? 1 कैसे, फैक्टोरियल 3 कॉमन लेना, 1/6। सही है, 1/2 में से 1/6 गया तो 1/3, 1/3 ही तो बचा। फैक्टोरियल 7, अच्छा 7C4 आता है किसी को? फैक्टोरियल 7C4 ऐसे चलता है ना 15 वाला। 7 कितना याद आ रहा है किसी को? 7C4 माने 7C3, 7 6 5 बटा 1 2 3 इंटू फैक्टोरियल 7, यहां पे हो चुका है फैक्टोरियल, इसका हो गया 6। ये जो बच गया 1/3, कट पिट के कितना रह गया? 2। ठीक है, हाँ 2, और 2 आना एकदम सही है, बराबर सही काम कर गया फंडा। ठीक है, आगे इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर कर लेना आप। तने ने बोला है 765/123 में, ये 765 नहीं होगा, 765 लिख रहा है, और मैं भी ये लिख देता हूं, है ना। हाँ, मुझे लगा कि ऐसा। ठीक है, अब सुनो आगे। ठीक है, जो जो भी इसके काम के क्वेश्चन है वो करवा रहा हूं। शुरू शुरू में मैं थोड़ा सा पीएनसी बेस्ड रहूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसको देख के ये मत समझना कि प्रोबेबिलिटी में पीएनसी होती है, कतई नहीं होती। कुछ क्वेश्चंस में होती है, 90% क्वेश्चंस विदाउट पीएनसी चलते हैं प्यार से। और पता है इतनी तेजी से समझ में आती है पीएनसी कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार गजब ही चीज है रही। देयर आर 6 मैरिड कपल्स
ठीक है, एंड वी हैव टू सिलेक्ट 4 persons out of these 6 couple. First question, find probability of getting exactly one couple. ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, ये क्या क्वेश्चन हुआ सर? अरे सुनो 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 सुनो, कोई तकलीफ नहीं। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से सुनना बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब आप लोकेशन पे जाना, हमारे पास में 6 मैरिड कपल हैं। कितने कपल हैं? 6। टोटल कितने जने हुए? 12। टोटल कितने जने हुए? 12। उसमें से आपको 4, आपके पास में 4 सीटें लगी हुई है, 4 चेयर लगी है। ठीक है, आप सपोज करोगे आप अनाउंसमेंट करने वाले हो, मैरिज पार्टी चल रही है और सामने 4 सीटें लगी हैं, 4 सीटें। आपको उन 12 में से 4 जनों को आगे बुलाना है। 12 में से कितने को आगे बुलाना है? 4 को। तो 12 में से 4 को आगे बुलाने के टोटल तरीके 12C4। 12 में से 4 को चुनने के क्या तरीके? 12C4। तो पहली बात तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 12C4। हालांकि मैं बार बार लिख के गलत कर रहा हूं, ऐसा गलत, ये गलत तरीका है, ये ऐसे प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी आपको। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सीधे सीधे सोचो, सीधे प्रोबेबिलिटी सीधे सोचो। अगर आपने तोड़ तोड़ के सोचा तो नहीं सीखोगे। 12 में से 4 जनों को चुनने का तरीका 12 में से 4 12C4। चलो सर, ये एनएस हो गया। अब ऊपर चलते हैं कि फेवरेबल केस क्या है। आपको 12 में से 4 को आगे बुलाना है, ठीक है ना? और आपको, आपके दिमाग में पहले से इतना है कि आपको ठीक एक कपल तो बैठाना ही है यहाँ पे, ठीक एक कपल तो आगे बैठाना ही है। क्वेश्चन की डिमांड है भाई, एक कपल, ठीक एक कपल, 2 नहीं होने चाहिए। 4 सीटें हैं, 4 सीटों में कितने कपल आ सकते हैं? अरे 4 सीटों में कितने कपल आ सकते हैं? 2 नहीं, आ तो 2 सकते हैं ना, लेकिन अपने को कितने चाहिए? 1। 2 नहीं आने चाहिए, ये बात को समझ के चलना, आना 1 ही चाहिए। तो अब आप कैसे प्लान करो? प्लान ही है, प्लान। इसका नाम पीएनसी गलत रख रखा है, PNE होना चाहिए, प्लान एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है ना? अगर आप सही ढंग से प्लान करके तो गेम हो गया। ठीक, और ज्यादा आप प्लान करना तब तक नहीं चालू करोगे जब तक आप प्रॉपरली पीएनसी पूरी नहीं पढ़ लेते। जब तक आप पूरी पीएनसी पूरी नहीं पढ़ लेते तब तक आप ऐसा नहीं करेंगे। जब आप पूरा पढ़ लेंगे तब आपको प्लान करना आ जाएगा, फिर हम आप पे छोड़ देंगे कि अब आप ही प्लान करो। तब तक आप प्लान मत करना। अगर आपने प्लान कर लिया ना तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके प्लानिंग में गड़बड़ क्या थी, और हम ढूंढ नहीं पाएंगे हर जगह के हर बंदे की प्लानिंग में कहां गलती है। इसलिए प्लान तब तक नहीं करना जब तक टीचर प्रॉपरली नहीं सिखा दे कि भाई ये प्लान करने के रास्ते हैं, इन रास्तों से निकलना है। हमारे पास में 6 कपल हैं, हम 6 में से हमारे को 4 बंदों को, मतलब ठीक एक कपल लेना है। तो दिमाग में चल रहा है कि एक काम करते हैं कि 6 में से देखो ऐसे चल रहा है दिमाग में, सुनना। मैं 6 में से पहले 3 कपल्स को आगे बुलाऊंगा। 6 में से 3 कपल को कहूंगा तुम इधर आ जाओ। 6 में से 3 कपल को आगे बुलाऊंगा। क्यों 3 ही क्यों? 4 क्यों नहीं? 5 क्यों नहीं? अभी जवाब मिलोगे। 6 में से 3 को आगे बुला ले, 3 को कहा तुम रखो, तुम वही रहो। 6 में से 3 कपल चुन लिए। अब टोटल कितने कपल हैं? 3। मेरे पास में कितने कपल खड़े आगे? 3, क्योंकि मैं 6 में से 3 चुन चुका हूं, तो 3 कपल मेरे सामने खड़े। उन 3 कपल में से ठीक एक कपल, उन 3 में से ठीक एक कपल को मैं कहूंगा आप पहले बैठ जाओ आकर के। उन 3 में से ठीक एक को कहूंगा आप पहले से आके बैठ जाओ, यहां 4 कुर्सियां हैं, इनमें से 2 भर दो आप फटाफट से। अगर जैसे आप 2 बैठोगे तो हमारी एग्जैक्टली 1 कपल की डिमांड पूरी हो जाएगी। नहीं समझ में आया? तो मैं क्या करूंगा, उन 3 में से, देखो पहले 6 में से 3 को आगे बुलाऊंगा, उन 3 में से 1 को आगे बुलाऊंगा। 6 में से 3 सेमीफाइनल, 6 में से 3 सेमीफाइनल, फिर 3 में से 1 फाइनल। अब 2 जने भर गए, वहां कितने जने खड़े? 2 कपल खड़े, 2 कपल माने 4 जने खड़े, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। समझ रहे हो? अब मैं हस्बैंड और वाइफ में से उन 2 में से किसी एक को बुलाऊंगा। जैसे मैं किसी एक को बुलाऊंगा उनका कपल टूट जाएगा, हाँ या ना? तो मैं क्या करूंगा, उन 2 में से एक को बुलाऊंगा,
पहले वाले कपल में दो जनों में से एक को बुलाऊंगा और अगले वाले कपल में दो में से किसी एक को बुलाऊंगा, तो उसका भी कपल टूटा, इसका भी कपल टूटा, और यहां जो आए वो नॉन कपल थे। वहां पे जो हस्बैंड, अगर वाइफ आई तो हस्बैंड वहां खड़ा रह गया, हस्बैंड आया तो वाइफ वहां खड़ी रह गई, तो कपल तो नहीं बना ना। यहां पे पहले से एक कपल बैठा हुआ है और मेरा काम बन गया। तो मैंने क्या किया, दो में से एक को बुलाया, अगले दो में से एक को बुलाया। कैसे कैसे, 6 में से 3 कपल सेमीफाइनल, फिर 3 में से एक कपल पहले बैठा दिया, एक कपल की डिमांड पूरी, रह गए 2 कपल, हर कपल में से एक बंदा तोड़ता गया, एक बंदा तोड़ता गया। ठीक है, तो जैसे मैंने ऐसा करा मेरे पास में ठीक एक कपल खड़ा हो गया। ठीक है, ये फेवरेबल केसेज हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आई? और नीचे की तरफ 12C4। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। सीधा सोचना है, सीधा, टेढ़ा सोचा ना, मतलब अगर आप मैं सोचा पहले एनएस लिखूंगा, ये सब नहीं करना, सीधा आंसर लिखते हैं, सीधा फर्स्ट लाइन में आंसर। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 कपल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 कपल। अच्छा हाँ, सुनो सुनो सुनो, अभी आपको तुरंत रियलाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन से, जो आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है, 12 में से 4 जनों को चुनना है, एटलीस्ट 1 कपल। एग्जैक्टली नहीं बोला, एटलीस्ट का मतलब कुर्सियां कितनी है? 4। कुर्सियां कितनी है? 4। 4 में कितने कपल आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 2। एक भी आ सकता है, एटलीस्ट 1 तो चाहिए ना, एटलीस्ट 1 चाहिए ना। तो या तो ठीक है कपल बुलाओ या दोनों बुला लो, या तो एक बुलाओ या दोनों बुला लो। एक कपल बुलाने का तरीका ये रहा, 6 में से 3, 3 में से 1, फिर 2 में से 1, 2 में से 1। याद है ना, ये तो एक कपल हो गया। अच्छा, ये प्लस माने या एक कपल या 2 कपल। अब 2 कपल की बात है, कितने? 2 कपल। मैं 6 में से कोई 2 ही चुन लूंगा ना, सामने 6 कपल खड़े मेरे, मुझे 2 चुनने, तो 6 में से 2 चुनने का तरीके क्या? 62, काम ही खत्म। 6 में से 2 चुनने का तरीके 62, 6 कपल खड़े थे मेरे सामने, 62, काम खत्म। तो मैं ये प्लस माने क्या लिखा है, या एक कपल या 2 कपल, कम से कम एक कपल। एटलीस्ट 1 कपल माने कम से कम या तो एक कपल या 2 कपल, एटलीस्ट 1 कपल। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अच्छा अब सोचो, सर 6 में से 3 ही क्यों बुलाए? पहला क्वेश्चन, 6 में से 4 बुला लेते, ठीक है बुला लेते, चल 6 में से किसको बुलाया? 4 को बुलाया, फिर क्या करेगा? 1 को बुला लेते सर, यहां 4 में से 1 को आगे बैठा लिया। ठीक है, अब कितने रह गए? 3। अब कितने रह गए? 3। अब तेरे पास सीटें तो 2 ही है ना, तेरे पास 3 कपल खड़े हैं। अब कैसे चुनेगा कि पहले 2 में से तुम आ जाओ, दूसरे 2 में से तुम आ जाओ, तो तीसरा कपल कहेगा मैं क्या कर रहा हूं? कोई एक तो वहीं रह जाएगा ना, तेरे को तो 2 नॉन कपल चाहिए, तो जिसका भी तेने जोड़ीदार तोड़ा वो तो बैठ गया, दूसरे का जोड़ीदार तोड़ा वो बैठ गया, और एक कपल तो बचा रह गया एग्जिट, एक कपल तो एज इट इज बचा रह गया ना। क्या मेरी बात समझे आप? हाँ या ना? तो ये 63, 6 में से पहले 3 ही बुलाए, क्योंकि एक तो यहां बैठ जाएगा और बचे हुए 2 कपल में से मैं जोड़ी तोड़ूंगा, तभी मेरे को 3 कपल की जरूरत थी। 6 में से 3 कपल की जरूरत क्यों थी? क्योंकि एक तो यहां बैठेगा, बचे हुए 2 में से जोड़ियां तोड़ूंगा, तभी नॉन कपल बैठे, बाकी बचा हुआ। और यहां 6 में से 2 क्यों चुना? क्योंकि पूरे 2 ही चाहिए थे। क्या मेरे को बात समझ में आई आपको? ठीक है। अच्छा अब सर 6 में से 1 को बुला लेते हैं, हाँ चलो एक को बुला लेते, बाकी बचे 5 का क्या करता मैं? बचे 5 का क्या करता? बचे 5 में से सर आप कोई भी 2 चुन लेते। अरे कैसे 2 चुन लेते? कैसे 2 चुन लेते? और क्या कंफर्म था कि 5 में से 2 चुनते समय पर जोड़ीदार नहीं आएगा? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 5 का मतलब 10 बंदे, 10 में से कोई भी 2 चुनता तो मेरा हो सकता है जोड़ीदार ही आता था। मैंने पहले मौके पे ऐसा काम कर लिया, काम ही खत्म। 6 में से 3 को ही बुलाया, प्लान करके खेला कि नहीं 3 तुम वही रहो, एक पूरा आएगा और बचे हुए 2 में से तोड़ता जाऊंगा, कंफर्म। ठीक है। अच्छा एक्सपेक्टेड, आगे बढ़ेंगे, मेरा गला खराब हो जाएगा अगर मैं पढ़ाता रहा पीएनसी तो। ठीक है। अच्छा अगली बात पे बात करते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये एकदम चूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा 3 वर्टिसेस ऑफ रेगुलर
हेक्सागन, ठीक है। इसीलिए पीएनसी में मैं किसी को क्वेश्चन पूछने नहीं देता, कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ सुनो। आपका अभी कुछ भी नहीं है, पहले सुनो, बहुत दिन तक प्लान करना सीखो, फिर उसके बाद में आप ही की सुनेंगे हम। शुरू में आप हमारी सुनो। सिलेक्टेड रैंडमली, ठीक है, 3 वर्टिसेस और रेक्टेंगुलर हेक्सागन आर सिलेक्टेड रैंडमली, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड probability, find the probability of getting इक्विलेटरल ट्राइंगल। मेंस में 2 बार आ चुका है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। और हंसी आती है, बताइए इस क्वेश्चन में इसलिए हंसी आती है क्योंकि हम बता चुके होते हैं ना, फिर नहीं होता लोगों से, तब तकलीफ लगती है। रेगुलर हेक्सागन है, सारी साइड्स बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये अगर सारी साइड्स बराबर हैं, हमको पहली बात कितने वर्टिसेस हैं? 6। 6 में से कितने चुनने क्वेश्चन में? 3। तो पहली बात तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो नंबर ऑफ सैंपल इस पे 6 में से 3 चुनने 63, ठीक है ना। अच्छा, अब आपकी बात सुनो, 6 में से 3 चुनने और उनका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनवाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पक्का है। मैंने ये चुना, ध्यान से सुनना, और ये चुना, ठीक है, इन दोनों को मिला दिया, ठीक है। आप मेरे को बस ये बता दो हेक्सागन में ये एंगल कितना होता है? हेक्सागन में ये एंगल कितना होता है? ओके, जल्दी सोचो। हेक्सागन में एक 120 डिग्री, बिल्कुल शरीफुल ने एकदम सही जवाब दिया। ये कितना होता है? 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री, सही है ना। ये 120 डिग्री होता है। अगर आपने अगर ये गड़बड़ कर दिया तो फिर नहीं होगा, फिर ये क्वेश्चन नहीं होगा। ये 120 डिग्री होता है। अच्छा, अब एक और बात बताओ, क्या ये साइड और ये साइड सेम है? हाँ या ना? क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है भाई। अच्छा, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा। सेम साइड्स अगर इक्वल साइड्स है तो उनके सामने का एंगल भी, तो ये कितना एंगल हो गया बेटा? 30। ये कितना हो गया? 30, हाँ या ना। अच्छा, अब मैं इसको इससे मिलाता हूं, सही है। तो इधर वाला एंगल कितना? 30। टोटल एंगल कितना? टोटल एंगल, अरे टोटल एंगल 120। 120 में 30 इसका, 30 इसका कम कर दे, कितना रह गया? 60, सही बात है। अच्छा, मैं इसको मिलाता हूं, मिलाते ये वाला भी 30, तो ये वाला कितना? 60, ठीक है। ये वाला कितना? 30, ये वाला कितना? 30, अंदर वाला कितना? 60। 60 60 60 वाला इक्विलेटरल बना कि नहीं बना? बन गया, सही है। तो ये 3 ऐसे थे जिन पे इक्विलेटरल बन सकता था। अब सर फिर ये वाला भी बन सकता है, हाँ या ना। तो कितने बन सकते हैं? 2। तो दिखा दिया मैंने। अब बाकी बच्चों आप दिखा दो कोई भी एक जगह। ये 2 की तो मैंने गारंटी ले ली, इनमें 60 60 60 दिखा दिया मैंने आपको। अब आप बाकी बच्चों की गारंटी दिखाओ कि नहीं इनमें तो बन सकता है सर, यहां दिखाओ दो सर, ठीक है। कोई और आपके दिमाग में आ रहा हो तो तुरंत जवाब दे देना। नहीं 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 नहीं, वर्टिसेस इसी पे लेने, वर्टिसेस इसी पे लेने। एग्जैक्टली सप्तांशु, सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो पॉसिबल है, बाकी कहीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और कोई ऐसी जगह ही नहीं होगी जहां आप इसके वर्टिसेस मिला के खेल जाओ, क्योंकि इसके सिवा अगर आपको ये लगता है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो फिर आप पहले मौके पे इतनी बड़ी बेवकूफी करके कि 120 को आपने 60 गिन दिया, और कहीं से कहीं ऐसे 3 अल्टरनेट पॉइंट मिलेंगे ही नहीं। तो कह रहे मतलब फेवरेबल केस इज इक्वल टू 2, तो 2/63, सही है। ओनली 2 पॉसिबल। तो इसीलिए ये जरूर याद रख के जाना ये क्वेश्चन, क्योंकि वो पूछ लेता है अक्सर, उसने पूछा है मेंस में, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फ्रॉम अ वेल shuffled from a well shuffled deck of cards, ठीक है। 2 cards are drawn,
रैंडमली, ठीक है। फर्स्ट फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, ठीक है। बड़े जल्दी समझ में, ठीक है। अब देखिए साहब, ऐसी बात है कि हमको कितने कार्ड निकालने, 2, सीधा प्रोबेबिलिटी में हमला, कितने में से निकालने, 52 में से 2, सही है। अच्छा, अब उसमें से भी फेस कार्ड कितने, 12, फेस कार्ड कितने होते, 12, उन 12 में से 2 आने चाहिए भाई, उन 12 में से 2 आ रहे हैं तो फेवर की चीजें, टोटल केस, ये फेवरेबल केस है। फेवरेबल केस कितना, 12 में से 2, 12 में से 2 ही तो हमारे फेवर में हैं, सही है ना। तो 12 में से 2 आए तो हमारा फेवर का, और टोटल हमारे पास 52 में से 2 आ जाए, तो 52 सीधे ऊपर से ऐसा। अब सेकंड क्वेश्चन, दिमाग नहीं लगाना, स्ट्रेट खेलो, स्ट्रेट खेलोगे जल्दी आंसर में पहुंचोगे, उल्टा आप हैरान करोगे खुद को, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड इज स्पेड, ठीक है, स्पेड, चिड़ी, हुकुम, एंड अदर इज हर्ट, ठीक है, एंड अदर इज हर्ट। 52 में से 2 पत्ते निकाले, 52 में से 2 पत्ते निकाले, चांसेस 52C2, सही है। 52 में से 2 पत्ते निकाले, चांसेस क्या है, 52C2। उसमें से एक हुकुम का पत्ता है, माने 13 में से 1 आए, फिर दूसरा पत्ता 5 में से 1 आए, तो 13 में से 1 आए। क्या बोला मैंने, 52 में से 2 पत्ते निकाले, पहला पत्ता हुकुम का है तो हुकुम के 13 में से 1 आ जाए, दूसरा 5 में से 1 आ जाए, तो 13 पत्ते में से 1 आ जाए, सही है। धीरे धीरे, अंतिम मत मानना, सीखते जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब यहां पे सुनना क्वेश्चन, अब इसी क्वेश्चन में है ना, अरे यार बड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये कैसे आएगा, ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज स्पेड एंड सेकेंड इज हार्ट, ठीक है। अब क्या फर्क पड़ेगा, सुनो, अब क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या बढ़ गया भाई, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं एक के बाद एक करके, बिना वापस रखे हुए, ठीक है। हम वापस ही नहीं रख रहे, तो पहला कार्ड मुझे हुकुम का चाहिए, और दूसरा कार्ड मुझे पान का दिलाओ। तो सर पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में ये था, मैंने पहला और दूसरा नहीं बोला था, मैंने कहा तो कोई भी एक हुकुम का दे दो, कोई भी एक पान का दे दो। अब की बार मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, नहीं सब पहला मुझे हुकुम का ही देना, ये फर्क है दोनों में। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या मतलब प्रोबेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो फर्क ये पड़ेगा कि पिछले वाले में कोई ऑर्डर नहीं था, इस वाले में ऑर्डर है ना। अभी कोई किसी भी तरह का दिमाग में कुछ नहीं बनाना, हमको कम से कम 2 लेक्चर तक तो कुछ भी दिमाग में मत बनाना बेटा, ठीक है। इतना आप श्योर रखना कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे वैसा करते जाना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ, आपका काम बन जाएगा, और साथ में अपनी एनसीईआरटी के पुराने ये बोर्ड के पेपर लगा लेना, उससे बहुत जल्दी आपका दिमाग चलेगा, बहुत जल्दी। और पता है इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा यार कुछ नहीं है प्रोबेबिलिटी, कुछ नहीं है, शीटों की प्रोबेबिलिटी लगे तो होश उड़ा देगी, क्योंकि ना वो तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ना। अच्छा देखो, क्रम, पहले वाले में कोई क्रम नहीं था, दूसरे वाले में एक क्रम है, ठीक है। आंसर देखते हैं, रेडी। देखो अब ये क्या कह रहा है, 2 कार्ड्स को निकाला जा रहा है, पहला पत्ता मुझे हुकुम का चाहिए। अच्छा, हुकुम की कितना पत्ते हैं मेरे पास, 13, और तो पहला
पहला पत्ता निकाल रहा हूं, जब मैं फर्स्ट पत्ता निकाल रहा हूं बेटा, जब मैं फर्स्ट पत्ता निकाल रहा हूं तो मैं 52 में से कोई एक पत्ता निकाल रहा हूं, 52 में से कोई एक पत्ता निकाल रहा हूं, सही है। और मेरी 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 इच्छा है कि वो 13 हुक्म के पत्तों में से एक निकले। मैं 52 में से एक पत्ता निकाल रहा हूं और मेरी फेवरेबल केस कब होगा, जब वो 13 हुक्म के पत्तों में से एक निकले। निकल गया तो पहला पत्ता मेरे पास हुक्म आ गया है, अब मैं रोक गया हूं, फिर आगे सोच रहा हूं, फिर मैंने हुक्म का मेरा पहला पत्ता आ गया, मैंने साइड में रख दिया, मैंने साइड में रख दिया कि लो इससे पकड़ लो तुम, हुक्म आ गया। जैसे आपने इसे पकड़ा, अब सामने वाले से मैंने कहा अब कितने पत्ते रह गए तेरे पास, उसने कहा 51, मैंने कहा अब 51 में से एक पत्ता और निकाल, समझ रहे आप, 51 में से एक पत्ता निकाला। और इस बार मेरी इच्छा है कि नहीं साहब वो लाल पान का पत्ता निकले, तो मैं अगले लाल पान के कितने पत्ते हैं, 13, 13 में से एक चाहता हूं। तो सर ये तो सेम ही हो गया ना, सर ये तो सेम हो गया ना, सर ये सेम हो गया ना। देखो जरा, अब जरा यहां पे देखते हैं क्या ये सेम हुआ क्या। इसका आंसर देखो, इसका आंसर पकड़ते हैं। ये अपने को दे रखा है 13 सी का मतलब 13 इंटू 13 बट्टा 52 इंटू 51, ये लिखा है ना। अच्छा ये वाले को पकड़ो, ये लिखा है 13 इंटू 13 बट्टे में ये लिखा हुआ है 52 इंटू 51 बट्टा 1 इंटू 2, ये 1 इंटू 2 ऊपर चला गया, समझ रहे हो आप। ये जो 1 इंटू 2 लिखा है ना नीचे वाला, ये 1 इंटू 2 ऊपर जा रहा है। तो आप अगर यकीन करें तो यहां पे डबल हो गया इसका आंसर, ये दिख रहा है आपको, इसमें डबल हो गया आंसर। पिछले वाले में डबल नहीं था, इस वाले में डबल हो गया। क्या आपको स्टोरी समझ में आई। इसका मतलब जब भी चीजें सर विदाउट ऑर्डर होती है ना, ऑर्डर में आधी रह जाती है। जब आप कोई ऑर्डर को फॉलो करते हैं ना तो आधा रह जाता, आधा आधा रह जाता, आधा प्रोबेबिलिटी आधी हो जाती है ऑर्डर को फॉलो करने पे। वो भी जब 2 की बात हो, 3 की बात हो तो सोच सकता है शायद 1/3 ही रह जाए। क्या मेरी बात समझ में आई है ना। स्टोरी पकड़ के चलना। अब सिलेबस तो आपका खत्म ही है यार, हिसाब से देखा जाता, ठीक है। ये चैप्टर के बाद में आप पीछा तो कर ही नहीं सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने बोला इसलिए, बाकी अगर देखा जाए तो आपकी साइड से तो आपका खत्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दो तो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ कॉनिक सेक्शन, क्योंकि वो तो बेसिकली दीज आर द कुछ चैप्टर्स ऑफ 11th है ना, वो तो हमने आपको प्रॉमिस कर रखा है तो उस वजह से बचा हुआ है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो चैप्टर तो आपका खत्म हो गया 12th का, है ना। तो सिलेबस को लेकर के तो प्लीज यहां पे तो मत गो आप, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अगला क्वेश्चन सुना आप तो मस्त मस्त बातें सुनो, बहुत मस्त मस्त बातें। 2 नेचुरल नंबर्स आर randomly selected. 2 natural numbers are randomly selected from a set of first 20 natural numbers, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट find probability that both, ठीक है, both numbers are, क्या लिख दिया यार, both numbers are twin prime number, both numbers are twin prime numbers, ठीक है। हाँ भाई, बोथ नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर। यदि बड़ा गंदा काम है यार, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर, ये क्या 3D ज्योमेट्री लिख रहा आशीष जी, ये बच्चा अपने बीच का ही नहीं है, तुमको तो पहले कभी देखा ही नहीं बेटा, मैंने पूरा साल निकल गया, कहां थे तुम, हाँ। और ये 3D ज्योमेट्री क्या भर रहे हो आप, ऐसे ही पूछ लो एक बारी में क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा देखो जरा ध्यान से देखते हैं अपन अपने, है ना। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, पक्का ना, मैं लिख दूं, ठीक है। प्राइम नंबर विद डिफरेंस ऑफ 2, डिफरेंस ऑफ 2,
ठीक है, जैसे ये बता रहा है 3 5 5 7 7 9 नहीं होगा ना, है ना, 11 13 लिख दे वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा अब जरा यहां पे देखते हैं हमारे पास में सेट क्या है, सेट 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 हमारे पास टोटल सेट क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के कहां तक 20 तक, उसमें से हम चलते हैं साहब, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, क्या ट्विन प्राइम नंबर 3D ज्योमेट्री कब होगा, देखो है ना, मैं जानता था एग्जैक्टली, वेक्टर के बाद हमने 3D करा दिया है, मैं तभी कह रहा था कि तुम हमारे बीच के नहीं लग रहे, ठीक है, मैंने तुमको कभी नहीं देखा बेटा नहीं 3D कब होगा, हमने इतनी जान लगा के 3D पढ़ाई यार। अच्छा देखो अब इसमें से हमको क्या करना है, कितने सेलेक्ट करने, 2, तो पहली बात सीधा प्रोबेबिलिटी पे अटैक, कितने में से 20 में से 2, ये चुनना है ना बेटा, तो 20 में से 2 चुन ले। अब अपन ये ढूंढते हैं कि हमारे पास कितने प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर है ना, ठीक है, 3 5 5 7 11 13, और कौन सा रह गया, 1 मिनट चुन लेना पहले, 3 5 5 7 11 13 13 15 नहीं हो सकता, 17 19 और कुछ नहीं, फिर तो हम तो 20 से बाहर निकल जाएंगे ना। 20 में हमारे पास में फेवरेबल क्या है, 4, फेवरेबल सिर्फ 4 है, फेवरेबल सिर्फ 4 है, 4, ठीक है। हाँ लेकिन ये बच्चा हमसे पूछ रहा है कि कोर्स कब होगा, तो आप बताओ कोर्स की कोई फाइट है कि सर कब होगा, दिसंबर के बाद तक होगा क्या, ऐसी तो फाइट हमारी है ही नहीं। अब 12th का कोर्स तो एक तरह से देखा जाए इस चैप्टर और इक्का दुक्का छोटे मोटे मतलब जिसे कहते हैं ना उन चैप्टर्स के साथ ही खत्म हो गया, फाइट सारी की सारी 13th में बची है, ठीक है, तो 12th की तो ऐसी कोई फाइट ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो, और कुछ नहीं, अपने को इधर उधर घुमा रहा है यार ये आदमी, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई की बातें होती है, हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की, अगला कोर्स की बातें कर रहा है, बताओ कैसे सूझ सकता है आपको, आप बताओ, अच्छे खासे पढ़ते हुए बच्चे को कैसे स्ट्राइक करेगा सर कोर्स कब खत्म होगा, मतलब वो पढ़ ही नहीं रहा था, कहीं और था वो, ये क्या क्वेश्चन होता है ना, ये कहां से आता है दिमाग में तुम लोगों के, मतलब तुम्हारे तो नहीं आता, मतलब किसी के भी आता है तो क्यों आता है ये सब, ये नंबर ये कहां से दिमाग में लाते हो तुम लोग। इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सिलेक्टेड, ठीक है, कितना अजीब लगता होगा ना, सोचो यहाँ पे अच्छा खासा आदमी पढ़ा रहा है, सामने से कोर्स कब होगा, क्या मतलब किधर चलेगी बात, हाँ हम क्या कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तुम सिलेबस की बात कर रहे हो, क्यों ऐसी जल्दी क्या है, क्या कर लोगे बताओ, मान लेते एक बार बच्चे सर कल ही खत्म हो जाएगा, अब इसके बाद क्या करेगा, सर मैं नॉलेज बढ़ाना चाह रहा हूं जनरल नॉलेज बढ़ा रहा है, ठीक है, किस लिए कर रहा है, ठीक है। इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सिलेक्टेड, मतलब सोचो आप कितना, क्या बोला जाए, इफ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सिलेक्टेड, और पता ही हर टीचर के साथ में मजे लेते हैं, फ्रॉम दिस सेट, मतलब ऐसा होना चाहिए जैसे कुछ नंबर बैन होने चाहिए, सिलेबस बैन, ठीक है, लिखते ही आउट, 15 दिन की छुट्टी, ठीक है सिलेबस लिखा टाइप किया जैसे एंटर मारा 15 दिन की छुट्टी चलो आराम कर रहा है अब कई दिनों तक, कुछ तो गड़बड़ हो गया सोचो कितना अच्छा लगेगा, नहीं ठीक है सर सिलेबस आगे लिख ही नहीं पाया कब होगा ठीक है आउट, ऐसा होना चाहिए, कुछ एक वर्ड होता है ना जो जैसे जो मतलब डिफाइंड वर्ड होते हैं, तो सिलेक्ट करके रख रखे हमने, रखते गए ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देना है ना। 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम दिस सेट, then find probability that these, oh gazab, then these 3 numbers are in AP, ये नहीं सोचा था भाई, अगर 3 डिस्टिंक्ट नंबर चुने जा रहे हैं तो उनमें से कितने एपी में आ जाएंगे, बाबा रे ये क्या क्वेश्चन है, ओके 3 नंबर एपी में, ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल अब खतरनाक हुआ है क्वेश्चन भाई, ठीक है, सॉरी बहुत जल्दी से समझना, देखो अब मैं ले रहा हूं, पहले जब मेरा D1 है, D1 समझते हो आप,
D1 समझ रहे हो, डिफरेंस वन, कॉमन डिफरेंस वन, जैसे 1 2 3, अगला 2 3 4, अगला 3 4 5, सही है ना, अगला 4 5 6, नहीं है, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट क्या होगा, 20 19 और 18, यही होंगे ना 3 नंबर। पता है, सोच सकते हैं कितने, ये टोटल कितने होंगे, ये कितने सेट है, 18, ये टोटल 18 सेट होंगे। नहीं समझ में, ये 18 सेट होंगे। अरे ये लास्ट नंबर 18 ना, 18। अब कॉमन डिफरेंस 2 वाले ढूंढते हैं। कॉमन डिफरेंस 2 वाले 1 3 5, अगला 2 4 6, अगला 3 5 7, है ना, अगला 4 4 6 8, ऐसा लास्ट क्या होगा वो सोचो, 20 18 16, कितने हुए, 16 सेट हो गए। आई थिंक समझ गए। अब 3 कॉमन डिफरेंस वाले ढूंढो, 3 कॉमन डिफरेंस वाले, 3 कॉमन डिफरेंस वाले, जैसे 1 4 7, 2 5 8, 3 6 9, लास्ट बोलो 20 20 17 13, ना 14, सही है। कितने सेट हो गए, 14 सेट हो गए। हाँ ना, मेरे को लग रहा है कुछ क्रम मिला मुझे। अच्छा, D4 वाला और एक करके अपन पक्का कर देते हैं कि क्रम है कि नहीं है। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा, 1 5 9, 2 6 10, 3 7 11, पीछे से चलते हैं, 20 16, है ना, 20 16 12, तो कितने सेट हो गए, 12 सेट हो गए। लास्ट डैश डैश डैश। ठीक है, अच्छा क्या हमारे पास में कोई ऐसा भी होगा जिसमें कॉमन डिफरेंस 9 हो जाए, पहले ही सोचते हैं सीधा। ठीक है, एक मिनट सोच के बताना। 1 9 का कॉमन डिफरेंस माने 10 और 19, सही है। आखिरी वाला कौन सा होगा, 2 2 9 11, 11 और 9 20, कितने सेट आए, 2 सेट आ गए। अब सोचते हैं कॉमन डिफरेंस 10 वाला भी कोई होगा क्या, क्या होगा या नहीं होगा, जल्दी सोच, जल्दी बोल, होगा या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एक मिनट देख लेते हैं। 1 11 21, आई आउट हो गया। तो कितने सेट है हमारे पास, हाँ वो टोटल केसेस है ना, ये टोटल केसेस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी इज, कितने में से 20 में से कितने ढूंढ रहे बेटा, 3। टोटल फेवरेबल कितने हुए मेरे दोस्त, 18 16 14 12 डैश 2। आई एक्सपेक्ट कि 2 कॉमन आ गया, अंदर ही अंदर 1 से लेकर 9 तक का सम आया, 1 से लेकर 9 तक का सम 9 इंटू 10/2, ये पता चला, और नीचे 20C3 20C3 तो चल ही रहा है, तो अपने पास आंसर हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 20C3। दिस इज माई आंसर, सही है। बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन, बहुत ही क्लासिक। ठीक है, चलिए सब बाकी बातें कल करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा 3D का डिस्कशन भी कर दूंगा मैं, है ना, वेक्टर के साथ साथ।